गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने चैप्टर सारणी के स्टार्ट किया था, उसमें एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व कर रहे थे और 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। प्रगुणों के आधार पे हमें उस सारणी का मान शून्य सिद्ध करना था। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 1BC A B + C। इस क्वेश्चन को हमें क्या प्रूव करना है, सारणी का मान = 0 लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, इसका हम हल शुरू करेंगे। हमने क्या लिया, LHS लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया, क्वेश्चन को उतारा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1BC और A और इसमें इंटू होगा तो ये AB और AC बन जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हम गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं, इस पर इसको भी हम विस्तार करके इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये पहला कॉलम हमारा 1 1 1 है। ठीक है, हमने क्या किया इसमें कि कॉलम 2 में कॉलम 3 को हमने ऐड कर दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप गौर से देखेंगे। BC है, AB है और AC है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए CA है, AB है, BC है, यानी कि सारी चीज़ें कुल मिलाकर बराबर ही हैं। तो हम एक काम करेंगे, इनको एक जगह पे लाने का प्रयास करेंगे। तो वो किस प्रकार संभव है, C2 को, कॉलम C2 को हम रिप्लेस कर दें किस प्रकार, C2 + C3, यानी कि सारी चीज़ों को आपस में क्या कर दें, हम ऐड कर दें। तो ये हम C2 में अगर C3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा BC + AB + AC। ठीक है, ऐसे ये तो थर्ड कॉलम कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये भी यही रहेगा, CA में ऐड हो जाएगा BC + BA। ठीक है, ऐसे AB में ऐड हो जाएगा CA + BC और ये इसी प्रकार रहेगा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि कॉलम 3 से हम AB + BC + CA क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉलम 3 से AB + BC + CA उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे इस चीज़ को। तो जब ये कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1। ठीक है, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। और हमने क्या देखा, चूंकि C1 और C2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो प्रगुण 3 आपको कहता है यदि कोई भी दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हैं तो उस सारणी का मान कितना आता है, 0। तो इस प्रकार इसका मान कितना आएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी प्रगुणों के आधार पर इस प्रकार सॉल्व हो गई। आपने एक्सपेंशन नहीं किया, आपको बिना विस्तार के ही सवाल का सारणी का मान क्या लाना था, 0 लाना था। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, ये हमको लाना है। हमने इसका LHS लिया, B + C Q + R Y + Z, ये हमने उतारा इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सवाल कैसे सिद्ध होनी है, कैसे इसका आंसर आना है, ये आपको थोड़ा बहुत अपनी ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रिक लगाएं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किस प्रकार हम इस दाहिने पक्ष को ला सकते हैं। तो हमने क्या देखा, BC है, CA है, AB है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं QR है, RP है, PQ, एक प्रकार से चक्रीय क्रम चल रहा है। YZ है, ZX है और XY है। हर चीज़ 2 बार आ रही है। देखिए C 2 बार आया, A 2 बार आ रहा, B 2 बार आ रहा, Q 2 बार आ रहा, R 2 बार आ रहा, P 2 बार आ रहा, ऐसे XYZ भी। तो हमने क्या किया, R1 को हमने रिप्लेस करेंगे, सारी चीज़ें आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यानी कि R2 को भी R1 में जोड़ देंगे और R3 को भी, यानी कि R1 रिप्लेस हुआ किससे, R1 + R2 + R3 से। तो सारी चीज़ें जब जाकर ऊपर जुड़ेंगी तो 2 टाइम्स C हो जाएंगी, 2 टाइम्स A हो जाएगी और 2 टाइम्स B। ये सारी चीज़ें आपस में जाके जुड़ी तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर कॉलम रो 1 में प्रथम रो में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A + B + C, 2A + 2B + 2C आया, 2 हमने कॉमन ले लिया। सेम इसमें भी जब R2 R3 आप R1 में जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स R बन जाएगा, 2 टाइम्स P और 2 बार Q आ जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया ये। ऐसे ही इनको भी आप जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स X + Y + Z आ जाएगा। रो 3 और सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ बने रहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, रो 1 प्रथम रो से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे प्रथम रो से 2, R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे C + A है, लेकिन लाना हमें क्या है, यहाँ पे दाहिने पक्ष में यहाँ पर B लाना है। तो B यहाँ पे किस प्रकार आएगा, यदि हम R1 को इसमें से घटा दें तो A कट जाएगा, C घट जाएगा, C भी घट जाएगा, और आएगा क्या, -B। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें से घटेगा तो R भी घट जाएगा, P भी घट जाएगा, आएगा कितना,
क्यू, वैसे ये घट जाएगा तो जेड और एक्स घट जाएंगे, आएगा क्या माइनस वाई। तो हमने क्या किया, R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1, यानी कि सेकेंड रो से हम प्रथम रो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही थर्ड रो से भी हम किसको माइनस कर देंगे, प्रथम रो को माइनस कर देंगे। तो दोनों काम हमने साथ किया, तो जब ये इससे घटने आया तो माइनस बी आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, आप घटा कर देख सकते हैं। ऐसे ही ए प्लस बी में से भी घटने आएगा तो ए और बी तो घट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस सी। ठीक है, अब क्या देखा हमने, अब आपका लगभग जो आपको राइट हैंड साइड पे लाना है वो सेकेंड रो और थर्ड रो तो आ गई। अब बात फंस रही है किस रो की, प्रथम रो की। अब प्रथम रो में देखिए हमें क्या चाहिए, मात्र ए चाहिए, बी भी नहीं चाहिए और सी भी नहीं चाहिए। यदि बी और सी हम इसमें जोड़ दें तो बी भी गोज़ आउट, सी भी कट जाएगा, बचेगा क्या, मात्र ए। यानी कि फिर हम वही काम करेंगे, यानी कि R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, यानी कि इस R1 में R2 भी जोड़ दीजिए और R3 भी जोड़ दीजिए। और मैंने बताया था कि संगत अवयवी आपस में जुड़ते हैं, इसी साइड की चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। तो ये बी जुड़ने जाएगा तो बी गोज़ आउट, माइनस सी जुड़ेगा तो सी भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए, यहाँ पर पी बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे ऐसे ही है। अब क्या किया हमने फिर, अभी आप देखेंगे यहाँ से माइनस हट गए आपके आंसर में, यानी कि हमने क्या किया, R2 में से भी -1 कॉमन लिया और R3 से भी -1 कॉमन लिया, तो -1 इंटू -1 आप 2 बार कॉमन लेंगे तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो 2 ही बन जाएगा। और आपका APX BQY CRZ, ये माइनस यहाँ से बाहर गया तो माइनस, यहाँ से माइनस गया तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस ही बन गया, तो ये कुल मिला के 2 ही हुआ। और ये आपका किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। आप इसकी अन्य सवालें, इस एक्सरसाइज की अन्य सवालें आप हल करेंगे इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसके बाद हम जो है चलेंगे आपके नेक्स्ट आर्टिकल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके पहले हम एक सवाल देख लेते हैं। आपकी 15वीं सवाल कह रही, मान ली इसी एक्सरसाइज की ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ये आपका पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो वह बहुविकल्पीय प्रश्न आपके शुरू में 5 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के का मान होगा। ये लिखने का मतलब है कि ए के जो आपका आव्यूह दिया था तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में किसका गुणा किया गया, के का गुणा किया गया, यानी कि आपके R1 में भी के का गुणा हो गया, R2 में भी और R3 में भी। तो यानी कि R1 से जब आप के कॉमन लेंगे, R2 से भी कॉमन लेंगे और R3 से भी कॉमन लेंगे, तो कितनी बार के कॉमन लेंगे आप, 3 बार, तो वो हो जाएगा के की पावर 3 और सारणिक ए का जो मान आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जैसे आपका 16वां क्वेश्चन है, ये पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं है। सारणिक क्या है, एक संख्या है, हमने बताया था आपको, जो एक आव्यूह से संबंधित होती है, वर्ग आव्यूह से। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, यहाँ पे वर्ग छूट गया है, यहाँ पे आपका संख्या मिस है, यहाँ पर आपका वर्ग छूट गया है, तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, यानी कि सारणिक हमेशा किस आव्यूह का निकलता है, वर्ग आव्यूह का ही आप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। उससे संबद्ध एक संख्या क्या कहलाता है, सारणिक। तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नेक्स्ट आर्टिकल पे चढ़ेंगे, जो कि आपके सारणिक के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, और अन्य सवालें आप लगाएंगे। थैंक यू क्लास।